Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in the 16th lecture of Control System Engineering, and again we will discuss numerical on mathematical modeling of physical system. So here is a numerical. Draw equivalent mechanical system and analogous systems based on force voltage and force current methods for the given system. So system आपके सामने है, यहाँ पे देखो एफ ऑफ टी मतलब फोर्स लगा हुआ है, इस एंड पे लगा रहेगा फोर्स, और यहाँ पे x1 x2 x1 ऑफ टी x2 ऑफ टी मतलब दो डिस्प्लेसमेंट है। जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट है, एक यहाँ पे और एक सपोज यहाँ पे। ओके, देन K1 स्प्रिंग है, M2 मास है, K2 अगेन दूसरा स्प्रिंग है और B2 एक डैम्पर है और फिर बाद में ग्राउंड। तो इसकी डायग्राम हमें बनानी है। तो सबसे पहला हमारा पार्ट क्या रहेगा, पहली स्टेप क्या रहेगी, इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम। सो इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम सबसे पहले हमें बनानी है। सो कितने डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास में, x1 x2 दो डिस्प्लेसमेंट है। मैंने क्या बताया था, जितने डिस्प्लेसमेंट है उतने नोड बनाएंगे सबसे पहले हम। तो देखो ये से दो नोड बनाएंगे हम, और यहाँ पे सपोज x1 ऑफ s एंड x2 ऑफ s लैप्लास फॉर्म में दो नोड बन गए। देन जो फोर्स जो एलिमेंट रहेगा वो सबसे पहले कनेक्ट करना है, वहाँ से स्टार्ट करना है हमें। तो और ये एक बार चेक कर लेना है कि फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट 1 से कनेक्टेड है या 2 से। तो देखो फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 1 है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एफ ऑफ एस। ओके, देन नेक्स्ट अब x1 ये डिस्प्लेसमेंट को, और कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है, K1 है, बराबर है। देखो ये x1 डिस्प्लेसमेंट था, इसकी लाइन जहाँ पे फोर्स भी कनेक्टेड है और K1 ये स्प्रिंग भी कनेक्टेड है। तो मैं x1 को यहाँ पे दिखाऊँ, सपोज मैं यहाँ पे दिखाऊँ, सपोज हमने यहाँ पे दिखाया। तो देखो जो x2 जो एलिमेंट है, सॉरी जो x2 ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको भी K1 ये मैकेनिकल एलिमेंट कनेक्टेड है। मतलब x1 और x2 इन दोनों का एक कॉमन जो एलिमेंट है वो है K1। इसीलिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैं यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्ट करूँगा जो दोनों के लिए कॉमन है। एज फार एज डायग्राम इज कंसर्न वही बता रहा है कि देखो x1 और x2 के बीच में कॉमन है K1, इसलिए मैंने वो शो कर दिया। लेकिन यहाँ पे जैसे फोर्स ये एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ x1 को ही कनेक्टेड था, तो मैंने x1 को कनेक्ट किया ना। देखो x2 को कंडीशन फुलफिल हो रही है, देखो x2 को K1 कनेक्टेड है, तो देखो यहाँ पे हमने x2 को K1 कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे x1 ये K1 से कनेक्टेड है, तो x1 ये K1 से कनेक्टेड है। मतलब ये K1 जो स्प्रिंग था वो दोनों डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड है, इसलिए हमने उसको दोनों के बीच में ड्रॉ किया। इसलिए हमने इसको यहाँ पे वर्टिकली ड्रॉ नहीं किया। उसके बाद में x2 से कनेक्टेड कौन से एलिमेंट है, M2, और बाद में B2 K2 ये कौन से डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड रहेंगे, ये और ये। जो सेकंड डिस्प्लेसमेंट है वो x2, उसके बाद में तो है नहीं क्योंकि x1 तो ऊपर है, इसीलिए x1 से सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ ए से कनेक्टेड है। बाद में x2 से कनेक्टेड रहेगा M2, उसके बाद में है B2, और देन K2, और ये होगी इक्विवेलेंट मैकेनिकल डायग्राम। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, x1 डिस्प्लेसमेंट से जो कनेक्टेड वहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा और फोर्स के अलावा। तो मैं इरेज कर देता हूँ।
एक बार मैं ये रिपीट कर देता हूँ, इक्विवेलेंट मैकेनिकल डायग्राम मैंने कैसे ड्रॉ की। देखो जहाँ पे एक से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है उतने नोड निकलेंगे। तो देखो x1 x2 दो डिस्प्लेसमेंट थे, तो हमने यहाँ पे एक नोड और एक यहाँ पे नोड बना दिया। और जब भी एक से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आपके सामने है तो कॉमन एलिमेंट कौन से है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो ये x1 की लाइन और ये x2 की लाइन, दोनों डिस्प्लेसमेंट में कॉमन क्या एलिमेंट था, k1 था, इसलिए हमने k1 को दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच में ड्रॉ किया। क्लियर है? और बाकी जैसे x2 को, यहाँ पे x2 था तो x2 सभी एलिमेंट आफ्टर x2 मतलब m2 हो गया, b2 हो गया और k2 हो गया, ये सब के सब डिस्प्लेसमेंट x2 से ही कनेक्टेड रहेंगे। तो अकॉर्डिंगली हमने ये तीनों एलिमेंट x2 को कनेक्ट किए। ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसका इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, इक्विवेलेंट इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या लिखेंगे, जितने नोड है उतने इक्वेशन रहेंगे। जैसे पहले न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ एक नोड था तो एक इक्वेशन बना था, यहाँ पे जितने नोड रहेंगे उतने इक्वेशन रहेंगे। सो एट नोड x1 या फिर एट नोड 1, ओके, एट नोड 1। अब पहले नोड पे इक्वेशन रहेगा, देखो पहला नोड पे क्या कनेक्ट है, फोर्स है, और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आएंगी, इसलिए फिर पहला इक्वेशन रहेगा एफ ऑफ एस इक्वल टू सिर्फ पहले नोड पे जितने एलिमेंट कनेक्टेड है उनका इक्वेशन हमें लिखना है। तो ये हो गया आपका नोड, इस नोड पे फोर्स कनेक्ट है और स्प्रिंग भी कनेक्टेड है, और स्प्रिंग दूसरे डिस्प्लेसमेंट को भी कनेक्टेड है, तो उसकी भी केयर करनी है। तो देखो एफ ऑफ एस इक्वल टू यहाँ पे k का इक्वेशन लिखना है हमें। सो k1 का इक्वेशन क्या है, k एक्स ऑफ एस। सो k1, अब एक्स ऑफ एस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे x2 को भी कनेक्ट है, x1 को भी कनेक्टेड है, दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आएगा। सो k1 x2 ऑफ एस माइनस x1 ऑफ एस। ठीक है, जब हम x1 ये नोड के लिए लिखेंगे तो अदर नोड माइनस सेम नोड, मतलब इस नोड के लिए लिखेंगे, x1 के लिए लिखेंगे तो x2 माइनस x1। जब हम x2 के लिए भी लिखेंगे ना इक्वेशन, तो x2 के लिए इक्वेशन जब लिखेंगे तब k का इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, k1 ये नोड माइनस ये नोड। ठीक है, देखते हैं उसको। तो पहले नोड पे देखो, पहले नोड पे x1 नोड पे एक फोर्स कनेक्ट है और एक स्प्रिंग कनेक्ट है, तो फोर्स और स्प्रिंग ये दो ही एलिमेंट उसमें रहेंगे। सो एफ ऑफ एस इक्वल टू k1, और कॉमन था इसलिए x2 माइनस x1। ठीक है, ये हो गया। देन एट नोड 2, अब सेकंड नोड पे इक्वेशन लिखना है। सेकंड नोड मतलब ये x2, ये वाला x2 पे फोर्स है क्या, नहीं। सो एट नोड 2 सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0, वहाँ पे फोर्स नहीं है इसलिए 0 इक्वल टू। समझ में आ गया, पहले नोड पे फोर्स था इसलिए फोर्स इक्वल टू लिखा, सेकंड नोड पे फोर्स नहीं है हमारे पास में, सो 0 इक्वल टू। बाकी जितने भी एलिमेंट है सबके सब इक्वेशन लिखने हैं। x2 पे कितने एलिमेंट कनेक्ट है, m2 है, b2 है, k2 है और k1 भी है जो शेयरिंग एलिमेंट है। तो m2 का इक्वेशन क्या है, m2 s स्क्वायर और x ऑफ s मतलब x2 ऑफ s, क्योंकि हम सेकंड नोड के लिए लिख रहे हैं इसलिए x2 करेंगे, जब 1 के लिए लिखेंगे तब x1 रहेगा। ठीक है, सो m2 s स्क्वायर x2 ऑफ s प्लस सेकेंड है b, सो b2, b मतलब डैम्पर का इक्वेशन क्या था, b s x ऑफ s, सो b2 s x2 ऑफ s, ओके, b s x ऑफ s इसलिए b2 s x2 ऑफ s। देन k2 x2 ऑफ s हो गया। तो x2 को जो कनेक्टेड थे m2 हो गया, b2 हो गया और k2 हो गया। ठीक है, अब 2 तो ये सफिक्स है, m का इक्वेशन हमें पता था m s स्क्वायर x ऑफ s, b पता था b s x ऑफ s और k x ऑफ s, दैट्स इट। अब देखो x2 को ये k1 भी कनेक्टेड है तो इसका भी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सो प्लस मैं नीचे लिख रहा हूँ इसके
प्लस K1। अब K1 कैसा है, x1 और x2 से दोनों से कनेक्टेड है। हम x2 पे इक्वेशन लिख रहे हैं, इसलिए x1 ऑफ s माइनस x2 ऑफ s। जिस नोड पे इक्वेशन लिखना है उसको सेकंड पे रखो, ठीक है, अदर को पहले पे रखो। तो ये हो गए दोनों नोड पे इक्वेशन, दैट्स इट। अब यही पूरी प्रोसीजर हमें FV और FI ये दोनों के लिए रिपीट करनी है। सो लेट अस गो फॉर इट। यहीं पे देख लो जो चीज़ें हमें पॉइंट आउट करनी है कि इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम में दो नोड है, इसलिए फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में कितने सर्किट बनेंगे, दो सर्किट बनेंगे। लास्ट न्यूमेरिकल में बस एक नोड था इसलिए एक सर्किट बना था, यहाँ पे दो नोड है इसलिए दो सर्किट बनेंगे। क्लियर। और पहला तो फोर्स ही है इसलिए वोल्टेज से स्टार्ट होगा। तो पहले हम दो रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक एक ये सर्किट और इससे कनेक्टेड दूसरा सर्किट। ओके, ये रहेगा x1 के लिए, यहाँ पे फिर हम Q1 लिखेंगे। सो Q1 ऑफ s, और यहाँ पे चार्ज रहेगा Q2 क्योंकि यहाँ पे x2 था। सो Q1 ऑफ s Q2 ऑफ s। ओके, यहाँ पे रहेगा, ये इरेज करके लिखना है, ठीक है। सो V ऑफ s, ये स्टाइल है वोल्टेज अप्लाई किया है ऐसा शो करने की। ओके, सो V ऑफ s हमने वोल्टेज अप्लाई किया। देन जैसे जैसे एलिमेंट हमें मिलेंगे वैसे वैसे हम ड्रॉ करेंगे। सो देखो x1 और x2 इनका कॉमन एलिमेंट क्या है, K1। तो सर्किट में भी ये कॉमन एलिमेंट दिखाना पड़ेगा। तो K1 का कन्वर्जन फोर्स वोल्टेज में क्या है, स्प्रिंग का 1 बाय कैपेसिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। सो यहाँ पे हम दिखा देते कैपेसिटेंस और लिखना है 1 बाय C क्योंकि यहाँ पे बोला है रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये सर्किट और ये सर्किट की कॉमन ब्रांच तो यही है वर्टिकल, इसलिए फिर यहाँ पे दिखा दिया हमने कॉमन में कैपेसिट 1 बाय कैपेसिटेंस, ठीक है। देन फोर्स हो गया। देखो अब 1 पे क्या क्या कनेक्ट था, 1 पे सिर्फ फोर्स कनेक्ट है और K1 भी हो गया। अब x2 पे जो कनेक्टेड है वो हम वहाँ पे दिखाएंगे M2, B2 और K2। तो M2 ये सेकंड सर्किट है। सो M2 का कन्वर्शन, M मतलब क्या है, मास, मास का कन्वर्शन यहाँ पे इंडक्टेंस, तो इंडक्शन मतलब कॉइल, कॉइल, और M2 है इसलिए L2। ओके, देन B2, B मतलब फ्रिक्शन, और फोर्स वोल्टेज में उसका कन्वर्शन होता है रेजिस्टेंस, सो R2। और K2 है, K का कन्वर्शन क्या है, 1 बाय कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे 1 बाय C2, यहाँ पे 1 बाय C1 होगा फिर। क्लियर। तो ये हो गई फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, व्हाट वी हैव ड्रॉन हियर, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। तो दो सर्किट, क्योंकि दो डिस्प्लेसमेंट थे, दो डिस्प्लेसमेंट के बाद में जो दोनों डिस्प्लेसमेंट में कॉमन एलिमेंट था वो था स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का कन्वर्शन यहाँ पे कैपेसिटेंस, तो 1 बाय C लिख दिया कॉमन ब्रांच पे। x1 x2 इसलिए Q1 Q2, फोर्स का कन्वर्जन वोल्टेज, और सिर्फ x2 ये डिस्प्लेसमेंट को मास, देन डैम्पर और स्प्रिंग, ये तीनों कनेक्ट थे, इसलिए फिर इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, ये तीनों हमने यहाँ पे ड्रॉ की। तो ये हो गई फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। क्लियर है। अब जैसे हमने एनालॉजी ड्रॉ की वैसे ही हमें इक्वेशन ड्रॉ करना पड़ेगा। सो इक्वेशन, इक्विवेलेंट इक्वेशन एट, दो नोड थे, ठीक है, इसलिए फिर यहाँ पे भी एट, अब यहाँ पे नोड लिखो या फिर चार्ज लिखो कोई इशू नहीं, एट नोड 1 या फिर एट चार्ज 1। इक्वेशन क्या रहेगा, V ऑफ S इक्वल टू, तो आगे इक्वेशन देखो, डायग्राम से इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन से इक्वेशन हम ट्रेस करेंगे। सो F ऑफ S इक्वल टू K1 x2 ऑफ S माइनस x1 ऑफ S, ठीक है, यहाँ पे लगे तो मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, K1 x2 ऑफ S माइनस x1 ऑफ S। K1 का कन्वर्शन क्या था, 1 बाय C, सो 1 बाय C1, x2 था इसलिए Q2 ऑफ S माइनस Q1 ऑफ S। ये इक्वेशन रहेगा एट नोड 1 एंड एट नोड 2। ओवरऑल आपको क्या करना है, वो टेबल आपके सामने रखना है, ठीक है, आइदर इन माइंड और इन हैंड, दैट यू डिसाइड।
लेकिन वो टेबल क्लियर होना चाहिए। अगर टेबल आपके पास में है सो यू कैन राइट इक्वेशन, नो इशू। एट नोड 2 पे इक्वेशन लिखना है। वहाँ पे क्या था, 0 इक्वल टू, देख लो इक्वेशन है 0 इक्वल टू, तो वहाँ पे भी 0 इक्वल टू m2 स्क्वायर x2 ऑफ s, b2s x2 ऑफ s, k2 x2 ऑफ s और k1 x1 ऑफ s माइनस x2 ऑफ s, इतना इक्वेशन है। चलो देखते हैं इसको। सभी के कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होने चाहिए सिर्फ। सो एट नोड 2 0 इक्वल टू, तो m का कन्वर्जन L2, सो L2 स्क्वायर और Q2 ऑफ s, ठीक है, यहाँ पे x नहीं रहेगा, यहाँ पे Q रहेगा, प्लस b का इक्वेशन, सो R2 s और Q2 ऑफ s प्लस K2 का इक्वेशन, तो यहाँ पे 1/C2 Q2 ऑफ s। ओके, देखो m वाला इक्वेशन में s स्क्वायर था, b वाले इक्वेशन में सिर्फ सिंगल s था और k वाले इक्वेशन में सिंगल s नहीं है, डायरेक्ट फंक्शन। तो ये 3 हो गए, और जो कॉमन एलिमेंट वाला था वो भी है ना, इक्वेशन देख लो यहाँ पे पहले। हाँ, ये कॉमन वाली टर्म रहेगी k1 x1 ऑफ s माइनस x2 ऑफ s, तो वो भी हम लिखेंगे। k1 के लिए क्या लिखेंगे, 1/C1 प्लस 1/C1 x1 ऑफ s लिखना है हमें, सो q1 ऑफ s माइनस q2 ऑफ s, और ये जाएगा ब्रैकेट में। तो ये हो गए दोनों सर्किट के लिए इक्वेशन, एक v ऑफ s इक्वल टू और एक दूसरा 0 इक्वल टू। मतलब यहाँ पे इस सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज नहीं है, पहले सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज है, अवेलेबल है। और लास्ट है फोर्स करंट एनालॉजी। अब फोर्स करंट एनालॉजी है, फोर्स करंट एनालॉजी क्या स्टेप है, हमें क्या याद रखना है, जो इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम डायग्राम है वही यहाँ पे एज इट इज़ ड्रॉ करनी है विथ एप्रोप्रिएट चेंजेस एज गिवन इन फोर्स करंट एनालॉजी। और फोर्स करंट एनालॉजी का जो टेबल है उसके चेंजेस लेके, वो एप्रोप्रिएट चेंजेस लेके सेम डायग्राम बनानी है। इक्विवेलेंट मैकेनिकल डायग्राम की, इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम की जो डायग्राम रहेगी वो फोर्स करंट मेथड के लिए डायग्राम एज इट इज़ बनानी है। तो यहाँ पे ये डायग्राम देख लो, x1 x2 दो नोड है, f ऑफ s, यहाँ पे स्प्रिंग, यहाँ पे m2 b2 और k2, एज इट इज़ ढांचा यही बनाना है, बस हमें चेंजेस करने हैं। चलो डायग्राम बनाएंगे, 2 पॉइंट रहेंगे हमारे पास में यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे x2 और x1 x2 को नाम क्या रहेंगे, phi1 phi2, सो phi1 ऑफ s एंड phi2 ऑफ s, क्लियर। phi1 phi2 रहेगा। उसके बाद में सबसे पहला एलिमेंट है फोर्स, तो यहाँ पे रहेगा करंट I ऑफ s, देन phi1 और phi2 के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन सा है, इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम बोल रही है k1 है ना, स्प्रिंग है, तो k स्प्रिंग का कन्वर्जन फोर्स करंट एनालॉजी में होता है 1/इंडक्टेंस, 1/इंडक्टेंस है। तो यहाँ पे इंडक्टेंस का साइन निकालेंगे, यहाँ पे phi1 और यहाँ पे phi2 है, तो इंडक्टेंस मतलब क्या है, कॉइल, और 1/इंडक्टेंस लिखना है, सो 1/L1। ओके, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं, ओके। बाकी सब एलिमेंट x2 से कनेक्टेड थे, तो देख लो x2 से क्या क्या कनेक्टेड है, m2 है, b2 है और k2 है। तो m का कन्वर्जन क्या है, मास का कन्वर्जन है कैपेसिटेंस, तो सबसे पहले कैपेसिटेंस ड्रॉ करते हैं। मास का कन्वर्जन यहाँ पे कैपेसिटेंस है, m2 है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम C2। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है B2 मतलब डैम्पर, और B का कन्वर्जन फोर्स करंट में है 1/रेजिस्टेंस, 1/रेजिस्टेंस मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो सिंबल तो हमें वही ड्रॉ करना है, लेकिन लिखना है क्या है, 1/R2, B2 के लिए 1/R2। और
लास्ट एलिमेंट कौन सा कनेक्टेड था, K2, ठीक है, K2 है यहाँ पे स्प्रिंग X2 से कनेक्टेड, तो यहाँ पे phi2 से कनेक्टेड हम ड्रॉ करेंगे। K2 के लिए क्या है 1 बाय इंडक्टेंस, तो यहाँ पे ड्रॉ होगा कॉइल और रहेगा 1 बाय L2, और ये होगी डायग्राम कंप्लीट। क्लियर है? तो ये हो गई फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। हमें फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में क्या करना है, इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम को एज इट इज़ ड्रॉ करना है विद एप्रोप्रिएट चेंजेस। तो जिसमें चेंजेस क्या थे, x1 x2 मतलब यहाँ पे हुआ चार्ज, सो phi1 phi2, वोल्टेज हो गया आपका करंट I ऑफ S, देन K1 मतलब स्प्रिंग हो गया 1 बाई इंडक्टेंस, देन मास हो गया कैपेसिटेंस, डैम्पर हो गया 1 बाय रेजिस्टेंस, और K2 स्प्रिंग हो गया 1 बाय इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये होगी फोर्स वोल्टेज एनालॉजी की डायग्राम। अब हमें क्या लिखनी है, इक्वेशंस। सो इक्विवेलेंट इक्वेशंस, इक्विवेलेंट इक्वेशन भी फिर से हम दो ही लिखेंगे क्योंकि दो नोड थे। सो एट नोड 1 इक्वेशन देख के इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन देख लो यहाँ पे एफ ऑफ एस था शायद पहला, हाँ, एफ ऑफ एस इक्वल टू K1 x2 ऑफ एस माइनस x1 ऑफ एस। ठीक है, सो टेबल देखते जाओ और यहाँ पे चेंजेस सजेस्ट करना है। एफ ऑफ एस इक्वल टू मतलब क्या है यहाँ पे, सॉरी, आई ऑफ एस इक्वल टू K1, तो K1 के लिए क्या लिखा हमने 1 बाय L1 x2 ऑफ एस, सो यहाँ पे लिखेंगे हम phi2 ऑफ एस माइनस x1 ऑफ एस मतलब phi1 ऑफ एस, और ये रहेगा ब्रैकेट। एज सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल। याद क्या रखना है, डायग्राम से कन्वर्ट करते करते डायग्राम बनानी है और इक्वेशन से इक्वेशन बनानी है। अगर आप डायग्राम से ट्रेस करके इक्वेशन बनाओगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा और ट्रेस नहीं होगा प्रॉपरली। देन एट नोड 2 पे मतलब phi2 पे इक्वेशन क्या रहेगा, 0 इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0 इक्वल टू। अब 0 इक्वल टू इक्वेशन क्या क्या है, इक्वेशन है m2 स्क्वायर x2 ऑफ s, m2 का कन्वर्शन यहाँ पे C2 कैपेसिटेंस है इसलिए C2 x2 ऑफ s मतलब phi2 ऑफ s प्लस सेकंड क्या है B2s x2 ऑफ s, ओके, B2s x2 ऑफ s, B मतलब क्या है, B का कन्वर्शन यहाँ पे 1 बाय रेजिस्टेंस, सो 1 बाय R2 S phi2 ऑफ S प्लस देन K2 हो, सॉरी, देन K2 है K2 x2 ऑफ S, K2 है इसलिए K2 का कन्वर्शन 1 बाय L2 x2 ऑफ s मतलब phi2 ऑफ s प्लस कौन सा कॉमन वाला है ना, K1 था, अभी देख लेते एक बार नीचे की टर्म, K1 x1 ऑफ s माइनस x2 ऑफ s, K1 है, सो K1 इसलिए फिर यहाँ पर रहेगा 1 बाय L1 x1 ऑफ s लिखना है मतलब phi1 ऑफ s माइनस x2 ऑफ s मतलब phi2 ऑफ s, और ये जाएगा ब्रैकेट में। ओके, केयरफुली। तो ये हो गया कंप्लीट न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम, हाँ, इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम, उसके इक्वेशन एट नोड 1, एट नोड 2, उसके बाद में फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। ठीक है, यहाँ पे फोर्स वोल्टेज एनालॉजी हमने ड्रॉ की, तो उसकी डायग्राम और उसके दो इक्वेशन एट नोड 1 और एट नोड 2, उसके बाद में फोर्स करंट एनालॉजी, उसकी डायग्राम और उसके अगेन दो इक्वेशन एट नोड 1
एंड एट नोड 2। सो डोंट गेट कन्फ्यूज। टेबल अगर क्लियर है और टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर है तो ईजीली ये सब कुछ बन जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी इशू। सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है कि अगर डिस्प्लेसमेंट एक से ज़्यादा हो गए तो आपको फाइंड आउट क्या करने हैं, कॉमन एलिमेंट, कि x1 x2 के बीच में कौन सा एलिमेंट एग्जैक्टली है, और वो हर बार कॉमन ब्रांच में आना चाहिए। वेदर इट इज़ अ इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम, तो देखो दो नोड के बीच में है, अगर हम सर्किट ड्रॉ कर रहे तो भी वो एलिमेंट फ्लैश होना चाहिए कि वो कॉमनली आपने ड्रॉ किया। जैसे यहाँ पे K1 ड्रॉ किया तो यहाँ पे आपने 1/C1 ड्रॉ किया, दोनों ब्रांच में कॉमन, एक ये सर्किट, ये दूसरा सर्किट, ठीक है। यहाँ पे भी दो नोड के बीच में आपने वही एलिमेंट शो किया है। तो जितने डिस्प्लेसमेंट उतने नोड, कॉमन एलिमेंट उतने ही इक्वेशंस, ये प्रॉपरली सभी मेथडोलॉजी में, वेदर इट इज़ अ इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम, फोर्स वोल्टेज सिस्टम और फोर्स करंट सिस्टम, सभी में ये फ्लैश होना चाहिए और इतनी इक्वेशंस भी दिखनी चाहिए। क्लियर है? सो और कुछ न्यूमेरिकल है जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू।